300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। इन अस्पतालों के भीतर तकरीबन 450 लोग ऐसे हैं जो गंभीर तौर पर घायल हैं। इसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं। और इतनी बड़ी तादाद में कोई एक अस्पताल इलाज के लिए काफी नहीं है, तो बालासोर से लेकर भुवनेश्वर तक के जितने अस्पताल हैं उसे इमरजेंसी मोड में लाया जा चुका है। 100 से ज्यादा एम्बुलेंस लगातार काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद में तकरीबन 50 ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें तुरंत राहत की व्यवस्था की जा सके, इलाज किया जा सके, इसको लेकर काम कर रहे हैं। 100 के लगभग ट्रक भी लगातार लाइन से खड़े हैं जो एक एक करके तमाम अस्पतालों में घायलों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन 3 रेलगाड़ियां जिस तरीके से पटरी से उतरी या पटरी से उतरकर टकराई, उसने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर दिया क्या भारत के भीतर में जो इस रेलगाड़ी को लाइफलाइन माना जाता है, उस लाइफलाइन के सुरक्षात्मक व्यवस्था यानी कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, या टेक्नोलॉजी है लेकिन हम टेक्नोलॉजी लगा नहीं पाए, या टेक्नोलॉजी के लिए पैसा नहीं है, या जो पैसा भी है वह इस लाइफलाइन की रेलगाड़ियों से हटकर हमने इस दौर में नई नई रेलगाड़ियों का इजाद करना शुरू कर दिया। क्योंकि 300 से ज्यादा मौत भारत के तमाम रेल दुर्घटनाओं के इतिहास को अगर आप परखेंगे तो सबसे बड़ी दुर्घटना याद कीजिए, खगड़िया में बागमती मानसी स्टेशन पर रेलगाड़ी जो थी नदी में गिर गई थी। 1981 का हम जिक्र कर रहे हैं, 6 जून 1981। बागमती नदी में जब कई डब्बे एक के बाद एक 7-8 डिब्बे गिर गए, 750 लोगों की मौत हो गई। उस वक्त राष्ट्रीय शोक मनाया गया। उस वक्त कई तरीके से इस बात की चर्चा शुरू हुई कि किस रूप में दुर्घटनाओं को रोकना होगा। लेकिन सवाल फिर यही है, मौजूदा वक्त में जब हम आपसे कह रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई, तो एक सवाल हर ज़हन में जरूर होगा, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा? क्योंकि हमने इस दौर में लगातार देखा है कि वंदे भारत ट्रेन जहां से निकलती है वहां पर हरी झंडी कोई रेल मंत्री नहीं दिखलाता है, प्रधानमंत्री खुद दिखलाते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस दौर में एक लंबा वक्त ले लिया। 12 घंटे से ज्यादा के वक्त के बाद शायद उन्हें बोला गया कि आपको जाना चाहिए, तो खबर निकल कर आई कि प्रधानमंत्री बालासोर जाएंगे। रेल मंत्री पहले आज सुबह जाने वाले थे, लेकिन गंभीर स्थिति समझ में आने लगी तो उनको रात में ही रवाना कर दिया गया। नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, वो सुबह होते ही पहुंच गए। ममता बनर्जी भी तैयारी कर चुकी है, वह भी पहुंच जाएंगी। इन सब के बीच तमिलनाडु चूंकि यह कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी, जहां के सबसे ज्यादा लोगों की मौत इस ट्रेन में सफर करने वालों की हुई है, तो वहां पर राजकीय शोक मनाया जा रहा है। और राज्य में शोक के तौर पर वहां से 3 मंत्री निकलकर पहुंचेंगे उड़ीसा और उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। सैकड़ों की तादाद में एम्बुलेंस लगी हुई है, ट्रक लगे हुए हैं, जो एक तौर पर गाड़ी जिसके भीतर इलाज हो उनकी भी संख्या लगभग 25 से ज्यादा है। ये तमाम चीजें हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? और ऐसी दुर्घटनाओं के वक्त इस देश के भीतर और आम लोगों के जहन में क्या सवाल होते हैं? क्या सिर्फ मुआवजे को लेकर होते हैं, जिसका ऐलान सरकार ने कर दिया कि जिसकी मृत्यु हो गई उसके परिजनों को 10 लाख रुपए देंगे, जो गंभीर तौर पर घायल हैं उन्हें 2 लाख देंगे, जिनको हल्की फुल्की चोट लगी है उन्हें 50,000 देंगे? क्या यह राहत की परिस्थिति में लाकर देश सिर्फ पैसों के आश्रय खड़ा हो सकता है? अगर खड़ा हो सकता है तो हमें लगता है आज जरा समझने और परखने की जरूरत है। भारत के भीतर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 2012 में ही एक सिस्टम आया था जो कवच के नाम पर था, और वह कवच कैसे काम करता है इसको लेकर हम क्यों बतलाएं, आप खुद सुनिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बकायदा 2 ट्रेन के मॉडल को हाथ में पकड़ा और बताना शुरू किया कि इस तरीके से कोई दुर्घटना नहीं होगी। पहले आप इन्हें सुन लीजिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा।
मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। तो प्रधानमंत्री का क्या विजन है और इस देश के भीतर रेल दुर्घटनाएं ना हो, रेल मंत्री ने बाखूबी समझाया था। एक बार नहीं, कई जगहों पर समझाया था और इसका बकायदा एक बड़े पर्दे पर इन्होंने समझाने की प्रक्रिया में हर चीज बतलाई थी। लेकिन उस दिशा में हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज और जान लीजिए। जो खर्चा आता है इस तरीके से एक्सीडेंट को रोकने के लिए, उसमें पर किलोमीटर लगभग 30 लाख रुपए पड़ते हैं, मैक्सिमम 50 लाख तक पड़ते हैं। लेकिन इस देश के भीतर में जब आप सामूहिक तौर पर इस तरह के सिस्टम को लगाने जाएंगे तो हर किलोमीटर का खर्चा 30 लाख रुपए है। और इस देश के भीतर में 1,15,000 किलोमीटर का रेलवे पटरियां बिछी हुई हैं। इतनी बड़ी तादाद में देश की यह लाइफलाइन काम करती है। 1,15,000 किलोमीटर रेल की पटरियां, पर किलोमीटर का खर्चा है 30 लाख रुपए। और इसको अगर आप जोड़िएगा और इस देश के भीतर में हर जगह पर इसको लागू कर दीजिएगा तो कितना खर्चा आएगा? कुल मिलाकर खर्चा यह बैठता है 34,000 करोड़ रुपए। 34,000 करोड़ रुपए क्या मायने रखते हैं इस देश के लिए? यह सवाल तो हर दृष्टि से पूछा जा सकता है। पूछने का मतलब यह है कि इस देश में ना जाने कितने ऐसे करोड़पति हैं जो बैंकों से पैसा लेकर भाग गए और उनकी रकम जब बरस दर बरस जोड़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि औसतन 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा लेकर भाग गए, क्योंकि सरकार ने औसतन 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए इस दौर में माफ कर दिए जो पैसा लेकर करोड़पति भाग रहे थे। तो 34,000 करोड़ रुपए की रकम कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है। और इस रकम के आसरे अगर इस देश के भीतर में जिस कवच का जिक्र रेल मंत्री कर रहे थे, अगर उसको इस देश में लागू कर दिया जाए तो कहीं कोई दुर्घटना नहीं होगी। और खास तौर से इसके समानांतर सरकार ने इस दौर में वंदे भारत शुरू की, जो तकरीबन 15 गाड़ियां इस वक्त चल रही है। 2023-24 के बजट में उसके लिए भी प्रावधान किया गया। और जरा समझने की कोशिश एक और कीजिए, जो रेलगाड़ियां पहले से चल रही हैं, जो पटरियां पहले से मौजूद हैं, वहां पर एक्सीडेंट ना हो, इससे हटकर जब वंदे भारत लाया गया जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे थे, तो उसमें एक खर्चा जो आता है पर कोच का खर्चा 8 करोड़ रुपए आता है। और 8 करोड़ का मतलब है कि 8 डिब्बों की यह गाड़ी होती है, यानी 64-65 करोड़ रुपए कुल खर्चा एक ट्रेन पर आता है। और जो टारगेट है वह 1000 ट्रेन का है, यानी कुल मिला के 65,000 करोड़ रुपए इस वंदे भारत को लेकर आने वाले वक्त में आपको दिखाई देंगे। और ये 2023-24 के बजट का हिस्सा है, क्योंकि रेलवे बजट में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रखा गया। तो आपके जहन में तुरंत एक सवाल होगा कि वाकई 34,000 करोड़ में अगर इस देश के भीतर में यह कवच सिस्टम, जिसको 2012 में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने खड़ा किया था और 2012 में खड़ा किया गया, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने इसकी संवेदनशीलता समझी, उसको रखा गया सामने, चर्चा शुरू हुई 2018 में फिर, और 2022 से इसको लागू किया गया। और यह ट्रेन कोलिजन अवॉइडल सिस्टम जो है यह सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत के इर्द गिर्द घुमड़ रहा है। यानी नई ट्रेन आई वंदे भारत में, जो टिकट कटाकर आप बैठते हैं, क्योंकि एक के बाद दिल्ली से बनारस,
वंदे भारत चलती है, दिल्ली से कटरा वंदे भारत चलती है, दिल्ली से अजमेर जाती है, दिल्ली से अबू अंदुरान हिमाचल प्रदेश जाती है, गांधीनगर से मुंबई जाती है, मुंबई से शिरडी जाती है, नागपुर से बिलासपुर जाती है, मुंबई से सोलापुर जाती है। तमाम जगहों पर तकरीबन 15 रूट पे ये चल रहा है। इस पे बैठकर टिकट लेने की स्थिति में आम आदमी की नहीं होती है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहा था या इस दौर के भीतर में जो दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी उसमें सफर कर रहा था, क्योंकि इसकी तुलना में तकरीबन 5 गुना ज्यादा किराया इसमें लिया जाता है। तो इस देश के भीतर में पहली जरूरत क्या होनी चाहिए, यह प्रधानमंत्री के विजन के साथ इसे जोड़ना होगा, खासतौर से तब जब बकायदा इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया गया। हमें लगता है एक क्षण के लिए आप वह भी देखिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी आसान तरीके से नहीं किया गया। तमाम जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट थे, जो भी उस क्षेत्र के जुड़े हुए लोग थे, सबको बुलाया गया और रेल मंत्री ने किस तरीके से बतलाया कि अब कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और कमाल का विजन है। हमें लगता है एक बार इसे भी आप देखिए। Passenger experience comes for stations, trains, safety. So the safety system that world uses is practically a European system called ETCS. Very complex system. We decided to design and develop our own system out here, which has to be simple, which can be replicated, taken to the world. System called Kavach. It automatically stops. It's like if you compare with the current European system, which is ETCS L2, level 2. This is better than level 2 and comparable to level 3. Level 3, very few countries are there, but we are rapidly moving in this direction. This is a test in which I personally sat in one train. Other train, there was chairman of railway board. Same track, 2 trains coming at high speed, and the Kavach stops the system exactly at 400 meters automatically. And automatically stop at almost. Both the trains automatically stop at exactly 400 meters. I took that risk. Being an engineer, I feel very comfortable and confident of our engineering talent in the country. इतने शानदार प्रेजेंटेशन को देखकर आपके जहन में एक सवाल तो जरूर होगा, क्या यह सिस्टम सिर्फ वंदे भारत के इर्द गिर्द इसलिए घूमड़ रहा है क्योंकि यह ट्रेन रात का सफर नहीं कर पाती है, या करती भी है तो इसकी एक लिमिटेशन परिस्थितियां हैं चंद घंटों के लिए। तो जरा अब एक क्षण के लिए भारत की लाइफलाइन उस रेलवे पर आकर खड़े हो जाइए जहां इस देश के आम शख्स ट्रेवल करते हैं। जिस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को 1 जून यानी परसों सुबह जब वह 7:30 बजे बेंगलुरु के यशवंत स्टेडियम से चली तो उसको पहुंचना था 8 बजे शाम में हावड़ा पहुंचना था, लेकिन यह 3.5 से 4 घंटे लेट चल रही थी। यह पूरा सफर रेलगाड़ी में जो बैठे हुए थे तकरीबन 36.5 घंटे का था। रेलगाड़ी लेट चल रही थी तो यह सफर बढ़कर 41-42 घंटे हो गया। तो जो सफर कर रहे थे वो हावड़ा पहुंचते उससे पहले ठीक 6:30 बजे यह भद्रक पहुंची, जो कि उड़ीसा में आता है, और भद्रक के बाद वाला रेलवे स्टेशन 7:52 पर बालासोर आने वाला था। और इसी बीच में वह पटरी से उतरी ट्रेन, और दूसरी तरफ कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी वह निकली थी हावड़ा से, और वहां से निकलकर उसको चेन्नई जाना था। हावड़ा से यह 3:20 दोपहर में चली और यह 6:30 बजे बालासोर पहुंची, और यह बालासोर से निकलती है। इसको 7:40 में अगला स्टेशन भद्रक है। वो भद्रक से चली थी, बालासोर आ रही थी। ये भद्रक से निकली और बालासोर जा रही है, बालासोर से निकलकर भद्रक जा रही है, और बीच में ही जो स्टेशन था वहां पर यह टक्कर हो जाती है। टक्कर ना कहिए बल्कि पटरियों से रेलगाड़ी के डब्बे जब उतरते हैं तो दूसरी ट्रेन उसी से टकरा जाती है। यानी एक रेलगाड़ी के डब्बे पटरी से जो डिरेल्ड हुए थे उतर गए थे। अगर यह सिस्टम लगा होता तो पटरी से उतरने के बाद की मौतों की तादाद इतनी नहीं होती। इस देश के भीतर में इससे पहले भी दुर्घटना हुई है, और खुद अगर कोरोमंडल को देखें तो ट्रैक बदलते वक्त इसकी 13 बोगियां पटरी से उतर गई थी 3 फरवरी 2009 को उड़ीसा के जाजपुर में, और तब 16 मौतें हुई थी।
दरअसल यह एक ट्रेन आ रही है और दूसरी पटरी से उतरी हुई है, तो कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है जिस सेंसर सिस्टम को हो जाना चाहिए था, और उसका खर्चा हमने आपको बतला दिया कि उस लिहाज से समझिए तो यह खर्चा कोई मायने भारत के लिए रहता नहीं है, खास तौर से तब जब लाइफलाइन के तौर पर इसको रेलगाड़ी को देखा जाता है। और यह ट्रेन को पहुंचना था अगले दिन शाम में 4:50 पर चेन्नई पहुंचना था, जो कि आज पहुंचती शाम के वक्त में 4:50 पे। यानी एक तरफ रेलगाड़ी का सफर 36.5 घंटे का था, जो बढ़कर 42 घंटे हो चुका था लगभग, और दूसरी ट्रेन को लगभग 25.5 घंटे का सफर करना था। लोग जिस मिजाज में सफर कर रहे थे उसमें हर किसी को पता था कि अब आराम से बैठ जाइए, लाइफलाइन है, आपके साथ चलेगी और आपको पहुंचाएगी। लेकिन इस दुर्घटना ने एक सवाल और खड़ा किया, जिम्मेदारी लेगा कौन? ऐसा नहीं है कि इस देश के भीतर इससे पहले किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ना तो यह नेहरू का वक्त है और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी का वक्त है, यह नरेंद्र मोदी का वक्त है। नरेंद्र मोदी, जो कि तय ये करने में उन्हें वक्त लग गया कि अब उन्हें जाना चाहिए बालासोर और उड़ीसा जाकर तमाम चीजों को देखना समझना चाहिए, क्योंकि अगर वही 15 वंदे भारत को हरी झंडी दिखा चुके हैं तो उनका भी कर्तव्य है कि वहां पर वो जाएं, जिम्मेदारी को समझें। और रेल मंत्री जो लगातार नजर आ रहे हैं वह भी जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपनी टेक्निकलिटीज को बताने में लगे हैं कि किस तरीके से हम क्या करेंगे। और जब जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि दरअसल आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उनका सवाल था हमारी पहली प्रायोरिटी राहत देने की है। सही बात है, हर की प्रायोरिटी राहत देने की है। 1000 से ज्यादा लोग वहां के अस्पतालों के बाहर खड़े थे, कोई अपना ब्लड देने को तैयार था, हर कोई मदद करने को तैयार था। इस देश के भीतर में समाज बड़ा जुटा हुआ है, वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन बहरहाल इस देश के भीतर में हमें लगता है कि आज उन पन्नों को भी पलटिए जब इस देश के भीतर में नैतिकता भी रेंगती थी। आखिरी बार नैतिकता नजर आई थी ममता बनर्जी के साथ, जब 2000 में 2 ट्रेनें एक्सीडेंट हो गई थी, तो नैतिक आधार पे वो अपना इस्तीफा लेकर उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास चली गई। वाजपेयी जी ने इनकार कर दिया कि आप इस्तीफा नहीं देंगी, और उनका इस्तीफा लौटा दिया। लेकिन बतौर रेल मंत्री ममता बनर्जी ने नैतिकता समझी और इस्तीफा देने का प्रयास किया। उससे ठीक पहले अगस्त 1999 में जो गैसल में हुआ था, जो कि कटिहार गैसल ब्रह्मपुत्र मेल जो थी, जो असम एक्सप्रेस थी, उसमें टक्कर हुई थी। और यह 2 अगस्त 1999 का जिक्र कर रहे हैं। 285 लोगों की मौत हुई थी। तब रेल मंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने वाजपेयी जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वाजपेयी जी ने उन्हें मुक्त किया और 2 तारीख को एक्सीडेंट और 5 तारीख को इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, और फिर नए रेल मंत्री ममता बनर्जी वहां पर आ गई थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमें लगता है भारत की आजादी के बाद भी जो पहला बड़ा रेल एक्सीडेंट था उसको भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री थे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नेहरू थे। यह जिक्र हम आपसे कर रहे हैं 1956 नवंबर का महीना, तमिलनाडु का इलाका है, अरियालूर का इलाका है, वहां पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। 142 लोग मरे थे और लाल बहादुर शास्त्री अपना इस्तीफा लेकर नेहरू जी के पास चले गए। मौजूदा वक्त में सवाल यह नहीं है कि इस्तीफा दे देने से यह एक्सीडेंट नहीं होता। सवाल यह है कि जनता के भीतर और जनता से जुड़ाव और जनता के साथ कोई सरोकार और जिम्मेदारी लेने की परिस्थितियां जब तक इस देश के भीतर में तमाम सफलताओं के साथ असफलता के जरिए नहीं रहेंगी, तो ऐसे में लगता यही है कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो हो गया। हम अब आगे देख रहे हैं और आने वाले वक्त में हम इसको बेहतर करें या इसको और नए तरीके से करें। लेकिन सवाल है कि इस देश में नैतिक आधार पर क्या सरकार, सत्ता और मंत्रियों की अपनी मानसिक परिस्थिति इस स्थिति से गायब हो गई है कि लोगों के भीतर जो सवाल होते हैं उसको भुला दिया जाए। क्योंकि दुर्घटना के जरा दृश्यों को देखिए, आप अंदर से हिल जाएंगे। इस तरीके की दुर्घटना इससे पहले नहीं हुई थी। हालांकि दुर्घटना तो फिरोजाबाद में भी हुई थी, जब पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस टकरा गई थी 20 अगस्त 1995 को। वहां भी लगभग 300 के करीब मौतें हो गई थी। स्थिति तो पंजाब में भी हुई थी, जब जम्मू तावी सियालदा जो गोल्डन टेम्पल कि वहां पटरी से वहां पर उसकी टकराई थी और 212 लोगों की मौत हो गई थी 98 में।
लेकिन जरा इस दृश्यों को देखिए, ये दृश्य इसलिए है क्योंकि ये आपको भीतर से हिला देंगे। जिस तरीके से दो रेलगाड़ियों के डब्बे आपस में चकनाचूर हो गए हैं और सफर करने वाले लोग 25 और 36 घंटे के सफर पर निकले हैं। एक रेलगाड़ी का सफर खत्म हो रहा है, दूसरे का शुरू हो रहा है, और इस आराम से बैठे हैं क्योंकि पता है रेलगाड़ी अपनी जगह पर पहुंचा देती है। यह देखिए, यह दृश्य कितनी परिस्थिति के साथ जो रेलगाड़ी इस पूरे इलाके में जिस स्थिति में उलझी हुई है, यह बताने के एक ट्रेन के डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा कहां फेंकाया हुआ है, एसी कोच, उसकी क्या स्थिति है, वहां तो लोग कैद हो जाते हैं। ये तमाम दृश्य जो हैं अंदर से आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो सिर्फ इनको देखकर एक टेक्नोलॉजी है भारत के भीतर में, एक सिस्टम है भारत के भीतर में, जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। मंत्री महोदय कोई गाड़ी के नीचे बैठकर देखें और समझें और वहां से निकलें, ये सारी चीजें इस देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में आम लोगों के लिए मुश्किल हालात, महंगाई के दौर में, सफर करने के दौर में, और खास तौर से तब जब अब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, लोग सफर करने, कॉलेज बंद हो रहे हैं, तब सफर करने निकले हैं और उस पीरियड में अपने घरों को लौट रहे हैं। इसीलिए तमिलनाडु में राजकीय शोक का ऐलान किया गया। और यह दृश्य काफी है बताने के लिए कि किस स्थिति में यह पूरा का पूरा एक्सीडेंट हुआ है। अगर इन गाड़ियों के भीतर भी जागिएगा तो हर चीज चकनाचूर आपको नजर आएगी जिस स्थिति में यह है। गाड़ियों के भीतर के दृश्य भी हमको लगता है देखने चाहिए, जो बॉगी के भीतर के दृश्य हैं। यह तो लॉन्ग शॉट सब है, ये देखिए भीतर के दृश्य, कितने जोर से ये टक्कर हुई होगी और सब कुछ छिन्न भिन्न। गाड़ी के भीतर क्या कुछ है उसका ये एक नज़ारा है जो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि ऐसी परिस्थिति के एक्सीडेंट के बाद इस देश के भीतर के जो 3 बड़े सवाल हैं, उन सवालों पर सत्ता सरकार गौर कर ले। पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि यह जो एक्सीडेंट के लिए टेक्नोलॉजी दुनिया भर में आ चुकी है, यह भारत में क्यों नहीं, और उसका खर्च अगर महज 34,000 करोड़ का है तो उस दिशा में सरकार क्यों नहीं बढ़ पा रही है। पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, जो नई नई रेलगाड़ियां लाई जा रही है कि रईसों के लिए नई गाड़ी, सुविधाओं के साथ नई गाड़ी, कीमत कितनी भी होगी दे देंगे, हम हवाई जहाज को टक्कर दे देंगे, तो इस देश के आम लोगों के लिए रेलगाड़ियां जो चलती हैं, जब तक उसकी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था ना हो तब तक नए बजट को रोका जाए और उनको वहां ट्रांसफर किया जाए और उनको कम से कम अनुकूल किया जाए। पैसे कमाने की दृष्टि से रेल को नहीं देखना होगा, यह भारत के लिए यकीनी तौर पर लाइफलाइन है। और तीसरी परिस्थिति यह है कि जिस मंत्रालय का जो काम हो वो मंत्रालय अपने तौर पर काम करे। प्रधानमंत्री अपने तौर पर जो हर मंत्रालय में नजर आते हैं, तो लोगों के भीतर एक सवाल रहता है कि जब सारे मंत्रालय प्रधानमंत्री ही चला रहे हैं तो जिम्मेदारी मंत्री कैसे ले लेगा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं लेंगे? यह प्रधानमंत्री को सोचना होगा। और एक सवाल यह भी, इतनी बड़ी तादाद में मौत जो होती है वो अकेले होती है, हर कोई शख्स अकेला है। सामूहिक तौर पर मौत का रुदन इस देश में नहीं होता है। इस देश में हर व्यक्ति और उसके परिजन ही आपस में बैठकर रुदन करते हैं क्योंकि उनके अपने घर का कोई एक शख्स खोया होता है। लेकिन इस देश ने क्या कुछ ऐसे एक्सीडेंट से खो देते हैं, उसमें सफर करने वाले लोग कौन कौन थे,